Hello friends, welcome to the Hindu editorial analysis. Today we will discuss editorial published in the Hindu newspaper of the 28th of the October 2023. आज का जो आर्टिकल है इसमें काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वीमेन कैन मेक द वर्ल्ड बेटर। और दूसरा आर्टिकल है चाइना इंडिया पार्टनरशिप इट्स वास्ट ग्लोबल पोटेंशियल। तो ये जो आर्टिकल है सेकंड वाला, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको जो है हम देखते हैं कभी कभी कोई प्राइम मिनिस्टर ने मोदी एक आर्टिकल लिख देते हैं, कभी फॉरेन मिनिस्टर, कभी जो है कोई अन्य मिनिस्टर लिख देते हैं, और कभी कभी फॉरेनर जो है एम्बेसी में काम करने वाले या जो एम्बेसडर है, राजदूत हैं, वो लोग भी लिखते हैं। तो इस आर्टिकल को लिखा है मा जिया ने, जो कि एक इज इंचार्ज डी अफेयर एड एंतरिम ऑफ द चाइनीज एम्बेसी इन इंडिया। तो ये चाइनीज एम्बेसी में जो है एक इंचार्ज हैं, अंतरिम इंचार्ज हैं। इन्होंने जो आर्टिकल लिखा है उसमें काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये फोकस रखा गया है कि अगर भारत और चाइना अगर एक कॉमन विजन के साथ आते हैं, शेयर्ड विजन की यहाँ पर बात की जा रही है, शेयर्ड फ्यूचर की बात की जा रही है, अगर उसे हम करें तो हमारा जो है प्रोग्रेस डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा होगा। ऐसा जो है वर्ल्ड में हर जगह इस बात की डिस्कशन होती है, आर्टिकल लिखे जाते हैं, लेकिन चाइना और भारत में जो राइवलरी है उसके वजह से सारे जो है मिशन और विजन को लेकर के एक एजेंडा तैयार नहीं हो पाता है। अगर देखा जाए तो राइटर ने जो शुरुआत किया है उसने कहा कि जो यूक्रेन में क्राइसिस चल रही है उस क्राइसिस में ये चीज़ देखने को मिला है कि जो वेस्ट एशिया है यहाँ पर जो क्राइसिस आ गया, तो ये जो दोनों क्राइसिस हैं एक्चुअल में इससे कोई रिजल्टेंट नहीं निकल रहे हैं, और इससे बड़ा प्रॉब्लम ये हो रहा है कि पूरे विश्व में एक सिक्योरिटी थ्रेट क्रिएट हो रहा है। तो ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल जो सिक्योरिटी थ्रेट हो रहे हैं, जो इससे क्या रिप्रेजेंट हो रहा है कि हमारे जो ग्लोबल डेफिसिट की बात, एक ग्लोबल पीस की बात की जाए, एक डेफिसिट के क्रम में चल रहा है। यानी पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो पहले अजरबैजान आर्मेनिया में लड़ाइयाँ हुई, फिर उसके बाद म्यांमार में कू होता है, अफ्रीका के बहुत सारे देश में कू और तख्ता पलट हो गया, फिर जो है अफगानिस्तान में तख्ता का पलट हुआ, फिर यूक्रेन और ये रसिया का युद्ध चल रहा है, फिर इजराइल और हमास का युद्ध चल रहा है। इस तरीके से देखा जाए खुद चाइना ने भी भारत के ऊपर जो है 2020 में अटैक किया था, मतलब वेपन्स से नहीं किया था, हाथापाई हुई थी। तो इस तरीके से देखते हैं तो वर्ल्ड आर्डर में एक बहुत बड़ी डेफिसिट चल रही है, और डेफिसिट क्या है, पीस की, एक शांति स्थापना नहीं हो पा रही है, जिसके वजह से जो डेवलपमेंट, सिक्योरिटी और गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, ये जो है बहुत ज़्यादा इनमें भी डेफिसिट आ रहा है। हमारे डेवलपमेंट जो है स्टेगनेटेड है, सिक्योरिटी थ्रेट हो रही है और गवर्नेंस मॉडल ही बिगड़ जा रहा है। अब देखा जाए तो व्हाट हैज़ हैपेंड टू द वर्ल्ड, अभी संसार में हो क्या रहा है और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, हम कैसे रिस्पॉन्ड करें। हम का मतलब यहाँ पर चाइना और इंडिया दोनों को रेफरेंस में है, तो हमें एक जो है बहुत एक प्रोफाउंड क्वेश्चन हमारे पास हो जाता है पूरे वर्ल्ड के लिए, पूरे हिस्ट्री के अकॉर्डिंग या डिफरेंट टाइम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो एक्चुअल में मैन काइंड के लिए चैलेंज है। जो हम बात करते हैं होमो सेपियंस की, हम बात करते हैं मैन काइंड की, हम बात करते हैं कि ह्यूमनिटी की, तो इसके लिए एक बहुत बड़ा आंसर, इस प्रश्न का उत्तर खोजना आवश्यक है कि क्या हम सच में शांति स्थापना चाह रहे हैं, क्या हम डेवलपमेंट चाह रहे हैं, क्या हमारी सिक्योरिटी सुनिश्चित है, क्या जो गवर्नेंस मॉडल है प्रेजेंट टाइम में वो सुचारू रूप से चल रहा है, क्या हमारे फ्यूचर को लेकर के ये हमारे गवर्नेंस मॉडल काम आने वाले हैं। एन अपॉर्चुनिटी फॉर चाइना एंड इंडिया, तो राइटर ने लिखा है कि हमारे लिए चाइना और इंडिया दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा एक अपॉर्चुनिटी है इस समय वर्ल्ड में कि हम जो है एक साथ आकर के कुछ शेयर्ड फ्यूचर की बात की जा रही है। जैसे उन्होंने कहा कि जो एशियन सिविलाइजेशन देखा जाए तो भारत और चाइना दोनों ही एशियन सिविलाइजेशन है, दोनों पैरेलल चलते रहे हैं, और यहाँ पर हम देखें तो हम दोनों के कॉमन थॉट फ्यूचर को लेकर के, डेस्टिनी को लेकर के रहा है कि मैन काइंड की फ्यूचर डेस्टिनी क्या है। चाइनीज पीपल ने जो है विजन उनका है कि ए वर्ल्ड ऑफ फेयरनेस एंड जस्टिस फॉर द कॉमन गुड। तो चाइना वालों का मानना है कि पूरे वर्ल्ड में जस्टिस होनी चाहिए, फेयरनेस होना चाहिए, जैसा कि चाइना में होता नहीं है, परंतु राइटर ने लिखा है, ये उनके डॉक्यूमेंट का पार्ट है। और दूसरी बात है भारत में देखा जाए तो भारत ने शुरुआत से ही बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स में, बहुत सारे जो ग्रंथ हैं हमारे हिंदू धर्म के ग्रंथ हैं, उसमें चीज़ें आती हैं वसुधैव कुटुंबकम। अब की साल जो G20 की मीटिंग हुई है भारत में, उसका भी थीम रखा गया था वसुधैव कुटुंबकम। तो अगर हम देखा जाए तो इस चीज़ को लेकर के चले तो हम वर्ल्ड में एक जस्टिस और फेयरनेस की बात कर सकते हैं। भारत और चाइना के रिलेशन की बात की जाए तो 1950 के आसपास हमने देखा, 1950 के बाद जब भारत आज़ाद 1947 में होता है, 1948 में कम्युनिस्ट की स्थापना हो जाती है पूरी तरीके से चाइना में, तो उसके बाद बहुत तेज़ी से चेंजिंग है। अब भारत और चाइना ने अपने जो है सिक्योरिटी के लिए पीसफुल को एग्जिस्टेंस की बात किया, जो 5 प्रिंसिपल ऑफ पीसफुल को एग्जिस्टेंस था, जिसको हम पंचशील सिद्धांत कहते हैं, उसको लाया गया, जिससे कि हमारे इंटरनेशनल रिलेशन का
एक स्थापना हो सके, बहुत एक स्ट्रांग, जो कि हमारा बेसिक नॉर्म डिसाइड करेगा, गवर्न करेगा। लेकिन हम देखते हैं बाद में जो है चाइना ने 1962 में हमला कर दिया, तो जो पंचशील का सिद्धांत था एक्चुअल में वो एक्टिव न रह चुका, वो केवल किताबों में है। आगे देखा जाए तो हम देखते हैं कि जो दोनों कंट्री हैं, भारत और चाइना, ये दोनों ही वर्ल्ड में एक डेवलपिंग कंट्री है। दूसरी बात, सबसे बड़ी इमर्जिंग मार्केट हम ही हैं। हमारे पास इतना बड़ा पॉपुलेशन है कि हम जो है 1 बिलियन के ओवर है। हमारे जो है 1 अरब 42 करोड़ जनसंख्या है, चाइना के भी 1 अरब 41 करोड़ जनसंख्या है। तो ये दोनों कंट्री जो है दुनिया के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अगर हम चाहें, जो वर्ल्ड का आर्डर है वो हमारे अनुसार चेंज हो सकता है, लेकिन एक्चुअल में ये संभव नहीं हो पा रहा। तो चाइना और इंडिया दोनों की एक बात ध्यान रखने की वजह है कि हमें अपने एक ऐसे हम स्टेज पर खड़े हैं जहाँ रिविटलाइजेशन हम कर सकते हैं, हम डेवलपमेंट कर सकते हैं और एक ग्रोथ को हम एक डायरेक्शन दे सकते हैं। तो ये हमारे लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, हमारी एबिलिटी के अकॉर्डिंग ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम जो है एक मैनकाइंड के लिए एक ओरिएंटल विजडम को फिर से इनिशिएट करें। जैसा कि हम जानते हैं अंग्रेज जब भारत में आए या उससे पहले हर प्राचीन ग्रंथों में जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री जो लिखा, हमको एक प्राच्यवादी कहा गया है कि हमारे ओरिएंटल विजडम जो है हमारा बहुत हाई लेवल पर है और एशियन कंट्री के लिए हमेशा से माना जाता है। तो हम ओरिएंटल विजडम को ध्यान में रखते हुए हम मैनकाइंड के विकास में काम कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो इस राइटर ने लिखा है कि चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने अभी एक ग्लोबल कम्युनिटी के लिए एक शेयर्ड फ्यूचर की बात किया है और चाइना ने एक व्हाइट पेपर रिलीज किया है रिसेंटली, जिसका टाइटल है ए ग्लोबल कम्युनिटी ऑफ शेयर्ड फ्यूचर, चाइनाज प्रपोजल्स एंड एक्शंस। तो ये चाइना ने एक जो है उसका एक ग्लोबल कम्युनिटी के लिए शेयर्ड फ्यूचर की बात कर रहा है। पहले हम देखते हैं हर डॉक्यूमेंट में, आर्टिकल में, मैगजीन में एक शेयर्ड विजन की बात हुआ करती थी, लेकिन यहाँ चाइना जो है शेयर्ड फ्यूचर की बात कर रहा है। तो हमें जो है इसको एक सिस्टमेटिक ढंग से थियोरेटिकल बेस बना करके इसे आगे चलने की ज़रूरत है, जिससे कि जो पास्ट में जो हुए उनको ध्यान भी रखा जाए, लेकिन हमें प्रैक्टिस में ये ध्यान रखने की बात है कि डेवलपमेंट हमारा मेन मोटो होना चाहिए। तभी जा करके जो है हम जो ग्रेटेस्ट सिनर्जी है दोनों देशों के बीच एक तालमेल बैठा सके, जिससे कि हमारा एक सुचारू रूप से डेवलपमेंट हो। लेकिन इसमें हमें इन्वायरमेंट को भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है, हमारी जो कॉमन सिक्योरिटी होनी चाहिए और एक देखा जाए तो पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस आनी चाहिए कि हम सस्टेनेबली जो सिविलाइजेशन है उसको जो है आगे बढ़ाएंगे। अगर देखा जाए तो हमारे लिए इन्वायरमेंट और इकोलॉजी को प्रोटेक्ट करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ग्लोबल कम्युनिटी को इसमें आने की ज़रूरत है और यूनाइटेड नेशन को विशेष रूप से इसमें काम करने की आवश्यकता है। यूनाइटेड नेशन ने कुल जो है पिछले 6 सालों में बहुत सारे रेजोल्यूशन लाए हैं और उसमें कुछ रेजोल्यूशन जो है ऐसे रहे हैं कि जिसमें हम एक मल्टीलेटरल मैकेनिज्म अपना सकें। लेकिन चाइना और इंडिया के एक जो ऑर्गेनाइजेशन, जो कॉमन ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन के अलावा, तो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन और ब्रिक्स एक ऐसे सम्मेलन जो पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी को जो है इसको सपोर्ट कर रही है। और अभी हमने देखा कि इसमें बहुत सारे जो है देश और करीब 40 देश तो इसको ब्रिक्स में 40 देश शामिल होने की इच्छा तक व्यक्त कर चुके हैं। तो हमारे पास अब जो विजन पॉइंट हमारे होना चाहिए, हमें ये देखने की बात है जो ग्लोबल इकोनॉमिक है या इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन है उसको हम करेक्ट डायरेक्शन दे सकें। और इसके लिए हमें ज्वाइंटली एक ओपन वर्ल्ड इकोनॉमी को रिफ्लेक्ट करने के लिए हमें जो है अपने आप को रिप्रेजेंट करना होगा, हमें अपना इंटरेस्ट दिखाना होगा डेवलपिंग कंट्री में। और जो यूनिलेटरलिज्म की बात की जाती है, प्रोटेक्शनिज्म, डीकपलिंग और जीरो सम गेम, इन सब चीज़ या विनर टेक्स ऑल, इस चीज़ों को हमें रिजेक्ट करने की ज़रूरत है। क्योंकि वर्ल्ड में देखा जाए तो अगर सही पाथ क्या है, सही पाथ अगर देखा जाए तो ये हमारे लिए सबसे सही है कि हम पीस की तरफ बढ़ें। अगर हम पीस की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं ये बहुत बड़ी समस्या का एक फ्यूचर में जन्म देने वाला है। क्योंकि पीपल्स जो हैं जिस तरह उन्हें हवा और सूर्य की रोशनी चाहिए जिंदा रहने के लिए, उसी तरह वर्ल्ड आर्डर को जिंदा रखने के लिए हमें शांति स्थापना करनी होगी। अगर देखा जाए वर्ल्ड के जो प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो पीस, डेवलपमेंट, कोऑपरेशन और विन विन रिजल्ट जो है ये कुछ अलग तरीके से दिख रहे हैं। क्योंकि कुछ लोगों की माइंडसेट, जैसा कि चाइना की खुद माइंडसेट है कि कॉलोनियलिज्म की माइंडसेट उसके पास है, हेजोमोनिज्म जो वाली ये टेंडेंसी जो यूरोपियन कंट्री है या अमेरिका है चाहे चाइना है, चाइना चूँकि राइटर चाइना की है तो उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है, लेकिन ये जो कॉलोनिज्म की मामले चल रहे हैं ये काफ़ी ज़्यादा एक हैवी प्राइस फ्यूचर में पे करने वाले हैं। क्योंकि इससे किसी कंट्री का फ़ायदा नहीं होगा, बाद में वो डेट ट्रैप होगा जैसा कि श्रीलंका फंस चुका है।
तो अगर देखा जाए तो अगर हम अपनी एक ग्लोबल कम्युनिटी को एक शेयर्ड फ्यूचर देना चाहते हैं और हम एक इस्टेब्लिश होना चाहते हैं, किसी एक पावर को इस्टेब्लिश न होने, जैसे यूनिलेटरलिज्म न हो, तो हमें थूसाइडाइड्स ट्रैप से बचने के है। थूसाइडिड्स ट्रैप क्या होता है? एक्चुअल में ये जो है अमेरिकन राइटर ने 1940 में दिया था कि अगर कोई वर्ल्ड आर्डर है, वर्ल्ड जो है बहुत बड़ी पावर है, कोई कंट्री स्पेशली रीजनल पावर है, इंटरनेशनल पावर है, अगर कोई उसको ऐसी टेंडेंसी दिखने लगे कि अब वो रिप्लेस होने वाला है रीजनल लेवल पर या ग्लोबल लेवल पर किसी दूसरे कंट्री द्वारा, तो एक अप्रीहेंशन की भावना आ जाती है, एक डर जैसा माहौल क्रिएट हो जाता है। उसके वजह से एक युद्ध जैसी स्थिति आ जाती है, कोल्ड वार शुरू हो जाते हैं, जैसा कि हम देख सकते हैं चाइना और अमेरिका में लगातार चल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के समय में तो वो बहुत तेज़ी से एग्रेसिव स्टेट में आ गए थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम में थोड़े से ठंडे पड़ गए हैं। तो थूसाइडिड्स ट्रैप जो है ये काफ़ी ज़्यादा खतरा है। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी बात है, जब हम बात करते हैं डिफरेंट कंट्री के म्यूचुअल रिस्पेक्ट की, इक्विटी, जस्टिस, म्यूचुअल बेनिफिशियल और कोऑपरेशन की बात करते हैं, तो ये इसके खिलाफ हो जाता है। क्योंकि डिफरेंट सिविलाइजेशन कभी अगर हम देखते हैं तो अगर जहाँ कहीं कोऑपरेशन घटा और म्यूचुअली जो है एक दूसरे से कंपटीशन में आ गए, तो सिविलाइजेशन ही डिस्ट्रॉय हो गई है। तो इस बात को हमें ध्यान देने की ज़रूरत है और हमें ट्रू मल्टीलेटरलिज्म को प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। मल्टीलेटरलिज्म ही एक ऐसा पार्ट है जो हमें आगे ले जा सकते हैं। जो ब्लॉक पॉलिटिक्स है, जैसे यूरोपियन यूनियन अपने अलग राह पे, या ब्रिक्स अपना करे, G20 अपना करे, G7 अपना करे, तो हम जानते हैं G7 और यूरोपियन यूनियन जो है ये कुछ ज़्यादा ही अपने आप को इन्फ्लुएंस रखते हैं पूरे वर्ल्ड में। लेकिन इस तरीके से क्या है, एक जो है स्थिति सही नहीं है, इसलिए हमें मल्टीलेटरलिज्म के जो है सोचने की ज़रूरत है। और जो सेलेक्टिव मल्टीलेटरलिज्म है वो डबल स्टैंडर्ड की तरह काम करेगा, इसलिए उससे हमें दूर होने की आवश्यकता है। तो अब हमें जो है इस समय क्या करने की ज़रूरत है, तो हमें डोमिनेटिंग जो प्रैक्टिसेज हो रही हैं मल्टीलेटरलिज्म के नाम पर या किसी अन्य ऑर्गेनाइजेशन स्तर पर, उससे हमें बचने की ज़रूरत है। और हमें एक सिस्टम बनाना चाहिए जो इंटरनेशनल सिस्टम होगा, जो कि एक्चुअल में यूनाइटेड नेशन का जो कोर है उसको अपनाए। साथ ही साथ हमें जो है पूरे वर्ल्ड आर्डर में एक बात ध्यान रखने की ज़रूरत है कि पूरे वर्ल्ड में एक वर्ल्ड आर्डर होना चाहिए और वो जो है एक इंटरनेशनल लॉ द्वारा गवर्न होनी चाहिए। इसके साथ साथ देखा जाए तो हमें एक वन सेट ऑफ रूल बनाने चाहिए पूरे वर्ल्ड के लिए, और वही हमारा गवर्निंग इंटरनेशनल मॉडल होना चाहिए जो इंटरनेशनल रिलेशन को फुलफिल करे। और इसके लिए हमें जो है यूएन चार्टर के प्रिंसिपल को एक पर्पजफुल तरीके से अपनाना चाहिए। अगर देखा जाए तो अगर हम कॉमन वैल्यू जैसे कि पीस, डेवलपमेंट, इक्विटी, जस्टिस, डेमोक्रेसी एंड फ्रीडम ऑफ ह्यूमैनिटी को प्रमोट करते हैं, तो हमारे पास एक डेमोक्रेसी को यूनिवर्सली अप्लीकेबल करने में कोई दूरी नहीं होगी और एक हम सुपीरियर तरीके से इसको प्रमोट कर सकते हैं। तो जो हम कॉमन वैल्यू की बात कर रहे हैं, तो उसको जो है हम पूरे विश्व में एक अच्छे तरीके से हारमोनी जो है विदाउट यूनिफॉर्मिटी भी हो सकती है, उससे हम एक्सेस कर सकते हैं। और एक जो डाइवर्सिटी है हर सिविलाइजेशन की एक जो है टेंडेंसी रही है, एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर रहे हैं, इसलिए जितने कंट्री हैं वो एक इंडिपेंडेंट तरीके से काम करें और सोशल सिस्टम उनका जो है डेवलपमेंट पाथ की तरफ आगे बढ़े। अगर देखा जाए तो चाइना का कंट्रीब्यूशन क्या है, तो आगे राइटर ने अपने पक्ष को लिखा है कि जो BRI है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसको वर्ल्ड में पॉपुलर काफ़ी ज़्यादा रहा, लेकिन ये सत्य नहीं है। इटली, इंडोनेशिया, मलेशिया, बहुत सारे देशों ने उससे अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं। तो देखा जाए तो जो BRI है, जो चाइना का मानना है कि उससे जो है एक कोऑपरेशन जो है बढ़ेगा, वर्ल्ड को एक प्लेटफार्म मिल रहा है जो कि चाइना द्वारा दिया गया। ऐसे ये तो सच भी है, बहुत सारे देशों ने जैसे बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान, अफगानिस्तान या अफ्रीका के बहुत सारे देशों में चाइना ने इतना ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया है कि ये लोग उसके बोझ तले, कर्ज तले दब चुके हैं। तो इसलिए ये भी उनके लिए, चाइना के लिए बेनिफिट है। लेकिन अगर हम बात करें ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव, ग्लोबल सिविलाइजेशन इनिशिएटिव, तो कुछ चीज़ें जो हैं ह्यूमन प्रोग्रेस के लिए जो है 3 डायमेंशनल अप्रोच को बनाते हुए चाइना के कुछ जो वहाँ के विजनरीज हैं, वहाँ पर वो कम्युनिटी को, एक वर्ल्ड ग्लोबल कम्युनिटी को एक शेयर्ड फ्यूचर देने की बात कर रहे हैं, जो कि कंप्रहेंसिव सोल्यूशन दे हमारे जो भी कन्फर्मिटी ह्यूमैनिटी है, कन्फार्मिंग ह्यूमैनिटी है, चाहे इन्वायरमेंटल इकोलॉजी का मामला हो, चाहे इंटरनेशनल रिलेशन हो, चाहे इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी का मामला हो, चाहे डेवलपमेंट हो, चाहे पॉवर्टी
एलिवेशन का मामला हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हो, तो इन सब चीज़ों को हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो अब हमें क्या करने की ज़रूरत है, तो जो भारत और चाइना क्या है, पूरे विश्व की लगभग 1/3 1/3 पॉपुलेशन हमारे पास है। तो अगर हम चाहें तो एक कॉमन शेयर्ड फ्यूचर बनाएं, तो भारत और चाइना अगर आपस में मिल जाएं तो एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट को हम आगे डायरेक्शन दे सकते हैं और हमारी जो सिक्योरिटी सिविलाइजेशन इनिशिएटिव को हम उसे डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। लेकिन ये बात सही है, राइटर ने जो लिखा है, लेकिन क्या इसको शी जिनपिंग मानेंगे, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। आगे देखा जाए तो ग्लोबल साउथ की बात हो रही है, जिसको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट किया है, तो उसको चाइनीज़ भी हाईलाइट कर दें, और चाइनीज़ और रशियन, ये लोग, जापान, ये लोग भी चाह रहे हैं कि हमारा भी इसमें रोल को देखा जाए, न कि केवल भारत के रोल को देखा जाए। इससे पहले हम लोगों ने देख रखी है। तो इसलिए हमें जो है इस पूरे वर्ल्ड को एक यूनिवर्सल सिक्योरिटी और कॉमन प्रॉस्पेरिटी और जो है इंजॉय लास्टिंग पीस के साथ हमें इंजॉय करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट आर्टिकल है वीमेन कैन मेक द वर्ल्ड बेटर। तो वीमेन के ऊपर जो है, अभी हम मैरिड वीमेन के ऊपर जो है एक आर्टिकल जो है हमने पहले डिस्कस किया। अगर देखा जाए तो इस आर्टिकल में वीमेंस के ऊपर ही फिर से इम्फेसिस है कि अगर किस तरीके से हम देखते हैं, जो इकोनॉमिक हिस्ट्री को देखा जाए तो ह्यूमन टेंडेंसी ऐसी रही कि हम मेल लेंस से देखते रहे हैं, और जो पूरे व्यू पॉइंट है वो मेल को या मेन को जो है उनके कंट्रीब्यूशन को ध्यान में रखा जाता है। अगर देखा जाए तो जो इकोनॉमिक साइंसेज हैं, जो इकोनॉमिक का नोबेल प्राइज है, इसमें जो है 1969 से अवार्ड किए जा रहे हैं, और कुल 90 जो है आदमियों को दिए गए, मेल को दिए गए, और केवल 3 वीमेन को दिए गए। जैसे पहली बार इलिनोर ऑस्ट्रोम ने 2009 में जीता। उन्होंने ये कहा कि हाउ लोकल कम्युनिटीज मोस्ट ऑफ देम इन डेवलपिंग कंट्री गवर्न देमसेल्फ। तो जो लोकल कम्युनिटी है डेवलपिंग कंट्री में, अंडर डेवलप्ड ने खुद को कैसे गवर्न करते हैं, उनकी जो एक्चुअल में इकोनॉमिक स्टेटस को ध्यान में रखते हुए उन्होंने जो रिसर्च किया था उस पर था। और दूसरा था सेकंड एस्टर डफ्लो। इन्होंने 2019 में अपने हस्बैंड जो कि भारतीय मूल के हैं, उनके साथ जो है ग्लोबल पॉवर्टी को एलिवेटिंग ग्लोबल पॉवर्टी के लिए मिला। और तीसरा इस साल क्लाउडिया गोल्डिन को मिला है, थर्ड वीमेन को ये अवार्ड किया गया इकोनॉमिक साइंसेज में 2023 में। और उनका जो मेन पर्पस था कि कैसे जो है वीमेंस जो है लेस अर्निंग होती है, उनकी जो अर्निंग है काफ़ी कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो जो है सेम टाइम में जो है सेम समय में घर के काम को करते हैं, जिससे उनकी इकोनॉमिक कंडीशन बिगड़ जाती है। इकोनॉमिक साइंस एक्चुअल में फोकस किस बात पर करता है, तो इकोनॉमिक साइंस पूरी तरीके से इस बात पर फोकस करता है कि जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं इकोनॉमिकली क्या वैल्यूएबल गुड्स और सर्विस इफिशिएंट है, और नेचुरल और ह्यूमन जो रिसोर्सेज हैं उनकी जो इकोनॉमिस्ट वैल्यू को मेजरमेंट करते हैं वो पूरी तरीके से मॉनेटरी टर्म में होता है। यानी हम जो भी काम करते हैं, अगर उससे हमें कोई इनकम हो रहे हैं, कोई इकोनॉमिक बेनिफिट हो रहे हैं, तभी जा कर के वो इकोनॉमिक पैरामीटर आएंगे, अदरवाइज उसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कंसिडर नहीं करेंगे। तो जो क्लाउडिया गोल्डन इस साल नोबेल प्राइज पाई हैं, उनका वर्क क्या है, उन्होंने कहा कि किस तरीके से वीमेन अर्न लेस मनी देन मेन इवन व्हेन दे डू द सेम वर्क। जब वो सेम कार्य करती हैं फिर भी वो कम पैसे अर्निंग करती हैं, इस पर उनका रिसर्च है। अगर देखा जाए तो वीमेंस का जो वर्क है फैमिली में कंट्रीब्यूशन में, उसको एक्चुअल में एक वेलबींग ऑफ ह्यूमन इन सोसाइटी, वो सोसाइटी के लिए है, वो फैमिली के लिए है, लेकिन वो इकोनॉमिक के लिए उसे कंसिडर नहीं किया जाता। तो फाइनली देखा जाए तो हमारी जो जीडीपी होती है या ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी होती है उसमें कंसिडर नहीं किए जाते हैं। तो अगर देखा जाए तो जो वीमेंस का केयरिंग वर्क है उसको जो फैमिली के लिए काफ़ी ज़्यादा रिक्वायर्ड है, उसको एक वैल्यूएबल इकोनॉमिक इंटरप्राइज नहीं माना जाता है, इसलिए उनका कोई रोल नहीं है। यानी उन्होंने मेनली इस बात पर आर्टिकल में इम्फेसिस किया है, जोर दे रहे हैं कि जो केयरिंग वर्क है उसको भी कंसिडर किया जाए। अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए, अगर फ्यूचर ऑफ वर्क इन इंडिया, भारत में देखा जाए फ्यूचर क्या है वर्क कल्चर का, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो थोड़ा सा ग्लोबली शिफ्ट हो रहा है, और जो लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्री में पहले हुए करते थे अब वो काफ़ी कम हो रहे हैं, इवन रिच कंट्री में काफ़ी कम हो गए। और अब देखा जा रहा है कि जो गिग इकोनॉमी है, इनफॉर्मल सेक्टर में रोजगार ज़्यादा है, लार्ज इंडस्ट्रियल जो इस्टेब्लिशमेंट है उसमें भी जॉब अब शॉर्ट टर्म है। और प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो फ्यूचर का यही ट्रेंड दिख रहा है, और ये भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग है। क्यों? क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन यूथ की है, तो भविष्य में फ्यूचर में हमें एक बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के तरीके को सोचने की आवश्यकता है। तो इसलिए हमें एक जो है बहुत ज़्यादा एक अपॉर्चुनिटी हमारे पास कम है, लेकिन हमें डिग्निफाइड वर्क, एडेक्वेट इनकम, सोशल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए इंडियन इकोनॉमी को इसमें एक जो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी वर्ल्ड में है इसको काम करने की ज़रूरत है।
अब भारत की बात की जाए तो भारत का जो रैंक है 132 आउट ऑफ 191, तो 191 देशों में 132वां रैंक है किसमें, ह्यूमन डेवलपमेंट में। तो भारत को जो है अब बहुत ज़्यादा आवश्यकता है कि जो केयरिंग वर्क है उसमें भी कुछ इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि फ्यूचर जो है अदरवाइज जो इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट है ख़राब हो जाएगा। केयर गिविंग वर्क को जो है एक वैल्यू देने की आवश्यकता है। और जो मिलियंस ऑफ वीमेन हैं जो कि डोमेस्टिक सर्विस प्रोवाइड करती हैं, मिलियंस जो है जो कि केयर काम करते हैं, स्पेशली जैसा देखा जाए आशा वर्कर हैं, जैसे एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट हैं, आंगनवाड़ी वर्कर हैं, प्राइमरी हेल्थ एजुकेशन, ये जो है इनकी जो पेमेंट है वो काफ़ी कम है, उसे भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है। लेकिन हाँ, वहाँ पर कंपटीशन को भी बढ़ाने की आवश्यकता है, जिससे कि वहाँ पर एक जो हम बात करते हैं क्वालिटी, वो और भी बढ़ने की आवश्यकता है। जो प्राइम मिनिस्टर है, तो प्राइम मिनिस्टर ने जो है G20 में उन्होंने रिकॉल किया कि जो हमारा सपोर्ट होना चाहिए ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट के लिए होना चाहिए, और जीडीपी को ही ध्यान में रखकर सारा काम नहीं होना चाहिए। इस तरीके से विजन है ग्लोबलाइजेशन का, वो जो है अब हम देख रहे हैं वन अर्थ वन इकोनॉमी वन फ्यूचर से थोड़ा सा दूर जाता हुआ दिख रहा है। और भारत ने खुद G20 में वसुधैव कुटुंबकम, वन फैमिली वन अर्थ वन फ्यूचर की बात को हमने किया। अगर देखा जाए तो जीडीपी जो है एक्चुअल में जो मॉनेटरी मेजरमेंट है इकोनॉमिक कंपोनेंट के रूप में, तो जीडीपी को हमें एक वैल्यू देने की ज़रूरत है केयर गिविंग वर्क को लेकर के भी। अगर देखा जाए एसडीजी गोल जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बनाए गए हैं 2015 में, जिन्हें 2030 तक अचीव करना था, लेकिन इनमें देखा जाए तो जो इन्वायरमेंटल सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम तीनों को जो है काफ़ी रेंज में कवर किया गया है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो ये जो है हमें सक्सेसफुल नहीं दिख रहा है। लेकिन हमें तीनों पर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए साइमल्टेनियस इफर्ट करने की आवश्यकता है। G20 में हमने देखा, यहाँ से रिजल्ट ये सामने आया, G20 ने असेसमेंट किया कि जो हमारा टेंडेंसी दिख रही है एक्चुअल में, हम जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गोल है वो केवल 12%, केवल 12% ही हम उसे अचीव करने के कंडीशन में दिख रहे हैं, यानी 88% ये ऑर्गेनाइजेशन का जो टारगेट है वो फेल हो जाएगा। यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हमारा फेल होता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या है, ये एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टमेटिक प्रॉब्लम को क्रिएट करेगा, उसे हमें सिस्टमेटिक ढंग से सॉल्व करने की ज़रूरत है। लेकिन ये भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो हमारी पब्लिक पॉलिसी होनी चाहिए, इस तरीके के सोल्यूशन के बारे में न सोचें कि जिस तरीके से हमने प्रॉब्लम क्रिएट किया उसी तरीके से हम उसे सॉल्व कर लेंगे, अदरवाइज जो सॉल्व हो नहीं पाएगा, जैसा कि अब तक देखा गया है। अगर देखा जाए तो हमारे सोल्यूशन जो है एजुकेशनल सोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो सकते हैं, लेकिन वो सोल्यूशन भी लोकल लेवल पर भी ध्यान देने की या रीजनल लेवल पर ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि जैसे देखा जाए अगर केरल का जो एजुकेशन सोल्यूशन है वो बिहार को शायद सूट न करे, उसी तरह का वाटर मैनेजमेंट जैसे देखा जाए तो राजस्थान के लिए जो सूट करेगा हो सकता है उत्तराखंड के लिए वो पॉलिसी या मैनेजमेंट सिस्टम सही न हो। इसलिए हमें जो है इन्वायरमेंट, लाइवलीहुड, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर सोल्यूशन, इन सबको ये देखने की ज़रूरत है वो लोकल कॉन्टेक्स्ट में क्या सूटेबल है कि नहीं है। अदरवाइज हमारी जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है एक्चुअल में, जिसे हम बॉटम टू बॉटम अप अप्रोच रखते हैं सॉल्व करने की, उससे हमें जो है उन्हें हम टॉप डाउन मॉडल में सॉल्व करने की बात सोचते हैं, उससे हमें बॉटम अप अप्रोच को अपनाने की आवश्यकता है।